हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक यू आर डूइंग वेल। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तो गाइज़, आपको पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी सीरीज़ के लिए तैयारी, और इसमें जो है बेहतर परफॉर्मेंस हमारी रहने वाली है नेक्स्ट एग्ज़ाम में, क्योंकि तैयारी बेहतर होगी तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। तो टीजीटी पीजीटी की सीरीज़ ये चल रही है, और बेसिकली तो टीजीटी पीजीटी की है। बाकी अदर भी कोई एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। घाटा कुछ नहीं है, बेनिफिट रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी हमारा जो है गाइज़ 47 हमारा प्रैक्टिस सेट है, और इससे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर पहली भी वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, और ज़रूर से, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। और गाइज़, देखते हैं आज के सेशन में क्या खास है। और एक लाइक और एक शेयर आपको ज़रूर करना है गाइज़, और एक प्यारी सी कमेंट कर देना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रोट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज, हु स्पोकन दिस लाइन। तो गाइज़, इस लाइन को कौन कहता है? ये लाइन बहुत ही आपकी जानी पहचानी है, और आप बेहतर इसको अच्छे से आप कर सकते हो। आई नो वेरी वेल। तो ओथेलो कहते हैं, मैकबेथ, या फिर किंग लियर, या फिर हैमलेट। कौन कहता है इस लाइन को? बताइए गाइस, कौन कहता है इस लाइन को यहाँ पर? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ जो प्ले है इनका, ट्रेजेडी है, जो मेजर ट्रेजेडी में से एक है मैकबेथ। ये आया था आपका 1605 के आसपास। 1605 ही समझ लीजिए आप। तो 1600 गन पाउडर प्लॉट का भी जो जिक्र है वो तभी का है। तो मैकबेथ ने ऐसा कहा था मैकबेथ प्ले के अंदर। ठीक है, और कहाँ कहा था ये? एक्ट 5 सीन 5 में। साउंड एंड फ्यूरी नाम की जो लाइन आती है वो भी इसी में आती है। हु हैज स्पोकन मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप एंड नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप। तो इसमें आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर जो है क्या इसका आंसर होगा। तो गाइज़, ये भी अच्छी लाइन है, और आई होप आपको इसका पता होगा, और नहीं भी पता है तो डी ऑप्शन है इसका। मैकबेथ ने ही कही थी ये लाइन भी। ठीक है गाइज़, मैकबेथ ने ही ये लाइन बोली थी, और कहाँ पर बोली थी मैकबेथ ने ये लाइन? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पास्टोरल रोमांस? इनमें से कौन सा पास्टोरल रोमांस माना जाता है? तो एज यू लाइक इट की बात करेंगे हम गाइज, एज यू लाइक इट की बात करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर पास्टोरल लाइफ को दिखाया गया है, फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन का जिक्र अगर आता है तो वो भी इसी में आता है। सेफर्ड्स की कहानी है। पास्टोरल मीन्स क्या होता है? जहाँ पे सेफर्ड्स और जो सेफर्डेस होती हैं उनकी रूरल लाइफ को दिखाया जाता है, तो वहीं पर उनकी जो इनोसेंसी है, उनकी जो सैरेनिटी है, वहाँ पर सैरेनिटी क्या होती है? एक तरीके से शांति जहाँ पर होती है, तो वहाँ की जो शांति होती है उस चीज़ को दिखाया जाता है। सिटी लाइफ में जो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा रश होता है, तो उसको उससे हट कर के थोड़ा जो हमें रिलीफ मिलती है फॉरेस्ट वगैरह में, तो ऐसी जगह का जिक्र जहाँ पे होता है और डील किया जाता है फॉरेस्ट सिफर्स की लाइफ को। तो ये हो जाएगा एज यू लाइक इट, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डेपिक्टेड बाय शेक्सपियर? तो शेक्सपियर के कौन से प्ले में जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोविंशियल लाइफ, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ठीक है, जहाँ पर जॉन फाल्स्टाफ का जिक्र हुआ है, और इसी में कहा गया है कि चलिए, जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो आपको पता ही है कि एक कॉमिक कैरेक्टर रहा है, जो ये रहा है हमारे मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। फाल्स्टाफ नाम से जो कैरेक्टर है वो काफ़ी जो कॉमिक कैरेक्टर रहे हैं। तो वो चाहती थी, एलिजाबेथ चाहती थी कि वो इनको फाल्स्टाफ इन लव, फाल्स्टाफ को प्रेम में दिखना चाहती थी वो। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है, और बहुत ही कम दिनों में, शायद 7 या 8 दिनों में जो इन्होंने लिख दिया था इस ड्रामा को या प्ले को। ठीक है, चलिए, शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है शेक्सपियर के प्लेस के बारे में। तो यहाँ जिक्र होता है गाइज, ऑप्शन ए, शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट्स, राइट? तो ये बिल्कुल सही है ना। सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी, बिल्कुल गलत है। केवल 26 डेडिकेट की गई थी उनको, है ना, 26 की गई थी। और ही डेडिकेटेड सम ऑफ हिज सोनेट्स टू हिज पैट्रोन, ये बिल्कुल सही है। कुछ सोनेट उन्होंने अर्ल ऑफ सदेस्टन को जो है, अर्ल ऑफ सदैम्पटन को उन्होंने डेडिकेट की थी। और लास्ट वाला है द राइम स्कीम, ए बी सीडी, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है। बाकी हमारा कौन
है, ये भी ऑप्शन है, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन। तो प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन का जिक्र आपको कौन सी पोएम में मिलता है? तो यहाँ बात करें और टू द वेस्ट विंड, ये आपको पता है टी एस इलियट की है, सॉरी पी.बी. शेली की है। और टू द वेस्ट विंड पी.बी. शेली की है। और पी.बी. शेली की कहाँ है यार, टी एस इलियट की ही तो है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। चलिए, और टू अ नाइटिंगेल, ये बात हो रही है यहाँ पे बी ऑप्शन। और टू द नाइटिंगेल जॉन कीट्स की है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन पे जाएंगे हम। सी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसी में जो है बात होती है प्रोटियस की और ओल्ड ट्राइटन की। और ये दोनों क्या है, ग्रीक गॉड्स हैं, एसोसिएटेड विद सी। किससे रिलेट करते हैं? प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन। ये भी पूछ लिया जाता है, ये दोनों के दोनों किससे रिलेट करते हैं? सी। ओके, सी गॉड हैं ये दोनों। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक, आपको पता है कि डेस्क्रिप्टिव स्केचेज जो इवनिंग वॉक नाम की इनकी जो पोएम थी वो 1793 के करीब आई थी। तो इसका जिक्र करें हम लोग तो यहाँ बात आती है, इटालियन की है ये जो एन इवनिंग वॉक है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस दिखाता है? पोएट्स रोसेट, राउस, ये क्या है, राउसर एंड डालेबी ऑन हिम, है ना। ये तीनों के तीनों जो राइटर हैं उनका इफेक्ट यहाँ पे नज़र आता है, किसके ऊपर? वर्ड्सवर्थ के ऊपर। तो वो किस चीज़ का है? इटालियन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, रोमन है। तो यहाँ जो भी ऑप्शन सही है, यानी कि फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे हमें नज़र आता है। 1793 में ये पोएम जो है इनकी आई थी, ठीक है। चलिए, अबाउट whom did Arnold write in this poem memorial verses? ही, ये क्या लिखा है गाइज? ही ला लेड है, ये लेड होना चाहिए यहाँ पे। ही लेड इज अस एज वी ले एट बर्थ, हाँ लेड होना चाहिए यहाँ पर। चलिए कोई नहीं है, मैं लिख देती हूँ LAID, ठीक है गाइज, लेड है ये। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? लेड की बात हो रही है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल एंड फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। तो ये लाइन किसकी है? तो आपको ये लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है मेमोरियल वर्सेस की है ये लाइन, मतलब किसकी है? उसकी है, मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन है ये। और किसके बारे में कहा है उन्होंने ऐसा? वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। और किस किस का जिक्र है वहाँ पर? अगर इसकी बात की जाए मेमोरियल वर्सेस की, तो 3 का जो है उन्होंने जिक्र किया है। 3 जो हमारे पोएट हैं, 3 पोएट का उन्होंने जिक्र किया है इसमें, है ना। तो और कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप मुझे? गेटे हैं, है ना, गेटे हैं हमारे, और बायरन है, वर्ड्सवर्थ, बायरन और गेटे, ठीक है। चलिए, हाउ डिड द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स डाई? रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी? किल्ड बाय अ मैडमैन इन एन एली असाइलम। तो सीधा आंसर पे जाते हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस या कंजम्पशन भी कहते हैं इसको, इससे डेथ हुई थी इनकी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस से जो है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ सी गॉड हाफ मैन एंड, अच्छा आंसर तो बोल रही हूँ, क्वेश्चन नहीं बोला मैंने। इन कीट्स लेमिया, कीट्स का लेमिया वर्क आपको पता है, और कब आया था? 1920 में आया था आई थिंक, हाँ 1920 में आया था। तो इसमें लेमिया जो है वो क्या है? तो गाइस सीधा आंसर करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हमारा, एन एन्चेंट्रेस, हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक। कैसी है वो? हाफ वुमेन है और हाफ स्नेक है, ठीक है। इसी आंसर पे हम लोग जाएंगे। चलिए, विच वॉज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? जॉन कीट्स की सबसे पहली पोएम कौन सी मानी जाती है? तो ओ सॉलिट्यूड मानी जाती है। बी ऑप्शन को रन करेंगे हम लोग, ओ सॉलिट्यूड जो है इनकी पहली पोएम मानी जाती है यहाँ पर। चलिए, इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, एब्सर्डिटी, सिम्बॉलिज्म आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच काइंड ऑफ लिटरेचर? ये जो सारे वर्ड मैंने अभी बोले हैं, ये कौन से लिटरेचर को जो है करेक्टराइज करते हैं? पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरल, मॉडर्निस्ट या फिर स्ट्रक्चरलिस्ट? तो क्या होगा इसका आंसर गाइज? आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा गाइज। हो सकता है वीडियो के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो हिस्ट्री से रिलेट करेंगे, शायद आपने पहले ना पढ़े हों, लेकिन अब आपको पढ़ना है उनको और अच्छे से पढ़ना है। तो गाइज यहाँ जो है मॉडर्निस्ट हो जाएगा, 20वीं सेंचुरी की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, और इंडिविजुअलिज्म, और यहाँ पे जो मैं एक बार मार्क कर दूँ,
मॉडर्निस्ट है ना, सी ऑप्शन है हमारा। तो मॉडर्निस्ट की बात हो रही है। मॉडर्निज्म एक आर्टिस्टिक और कल्चरल मूवमेंट था जो कि कब आया था, 20वीं सेंचुरी में आया था और फर्स्ट वर्ल्ड के आसपास आया था। ठीक है, चलिए। हु हैज़ कॉइन द टर्म ब्लैकलिस्ट फॉर अ स्ट्रेटेजी दैट, ब्लैकलिस्ट नाम का टर्म किसने कॉइन किया है, दैट ब्लेम्स द विक्टिम बाय सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करते हुए ब्लेम करता है विक्टिम्स को, दैट वुमेंस लिबरेशन, की वुमेंस का जो लिबरेशन है ना वो अपने आप में एक मैनी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में ही। तो ये किसने कहा है और किसने ये टर्म कॉइन किया है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि सुसान फलूदी जो है वो इसका आंसर है। और इन्होंने ही ये बात कही है, कब कही है, 1991 में इनकी एक बुक आई थी, क्या नाम करके आई थी, ब्लैकलिस्ट द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन वुमन। तो यहाँ पर क्या कहा था इन्होंने, सुसान फलूदी ने, कि इन्होंने प्रेजेंट किए थे एविडेंस और डिमॉन्स्ट्रेशन, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन एविडेंस प्रेजेंट किए थे कि जो वुमेन्स 1970 के करीब आई थी, जो फेमिनिस्ट का जो एडवांस किया गया है, जो फेमिनिज्म को एडवांस किया गया है, वुमेन को जो राइट दिया गया है लिटरेचर के अंदर, तो इतना लिबरेशन जो उनको दिया गया है गाइस, वो काफ़ी अपने आप में ही क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये इन्होंने कहा था। What is the term that Foucault introduces in his book, The Order of Times, which refers the orderly, unconscious structures underlying the production of knowledge in a particular time and place। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, what is the term Foucault introduces in his book। जो Foucault हैं वो एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी पोएम में, क्या, द ऑर्डर ऑफ टाइम्स, है ना। तो विच रेफर्स टू द ऑर्डरली, जो एक ऑर्डर को प्रेजेंट करता है, रेफर करता है अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर, ठीक है, अंडरलाइंग द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज के प्रोडक्शन को अंडरलाइन करके, इन पर्टिकुलर किसी एक ईरा में, किसी एक टाइम पीरियड के अंदर, किसी एक टाइम और प्लेस, है ना, कोई पर्टिकुलर जगह और पर्टिकुलर टाइम के दौरान। तो हिटेरोटोपिया कहेंगे इसको, डिस्कसिव फॉर्मेशन, आर्चिव या फिर एपिस्टम। तो क्या होगा इसका गाइस, डी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। इस टर्म को हम एपिस्टम कहते हैं, जो फॉकल्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, फॉकल्ट ने। और 3 एपिस्टम होते हैं, ट्रेडिशनल होता है, क्लासिकल होता है, मॉडर्न होता है, जो नॉलेज को एसोसिएट करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास मॉडर्निज्म है, क्लासिकल है, क्लासिकल को हम जानते हैं, ट्रेडिशनल को हम जानते हैं, और तीसरा होता है मॉडर्न। तो ये जो हैं ये ही हमारे क्या हैं, ये ऑर्डर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ द एप्लॉज। तो यहाँ जो ये राउंड वर्ड है गाइज, ये क्या है आपको ये बताना है, ये राउंड वर्ड है, ये क्या है। तो गाइज बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज, ग्रेट आया है, आपको पता है कि एडजेक्टिव हमेशा किसको फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है, तो नाउन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रेट्स आया है राउंड से पहले, इट मीन्स राउंड यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन बनता है। मार्क द पार्ट विद द एरर, तो मार्क द पार्ट विद द एरर, तो एरर पार्ट को हमें मार्क करना है। ईच सिगरेट which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect। तो देखिएगा इस यहाँ पे कौन से पार्ट में आपको एरर नज़र आ रहा है, मुझे तो आ रहा है सी पार्ट में एरर। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें आप, ईच सिगरेट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, विच अ पर्सन जहाँ पर एक व्यक्ति स्मोक करता है, सम हार्म क्या करता है, कुछ हार्म होता है, इवेंचुअली यू में, तो यू का यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा गाइस, क्योंकि यहाँ पे यू की कोई बात नहीं है, आ पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन में गेट आ सीरियस डिसीज, जिससे किसी को कोई सीरियस बीमारी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है किसका, स्मोकिंग का, किसी व्यक्ति के ऊपर जो स्मोक करता है। तो यहाँ यू का कोई मतलब नहीं है, तो यही हमारा एरर पार्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट, एरर पार्ट, तो आपको यहाँ पे भी एरर पार्ट बताना है। तो राजीव वॉज हैप्पी, ये बिल्कुल ठीक है, दैट संजय हैज़ एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। राजीव हैप्पी था कि उसकी जो संजय है और उसकी बहन है जा रहे हैं ऑन द सेम, एक ही ट्रेन में अगले दिन। तो यहाँ जो एरर है गाइस वो बी पार्ट में है, और क्या एरर है, वाज एरर है, ठीक है। वाज क्यों आएगा कि भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई राजीव हैप्पी है ना, तो दैट संजय और हिज सिस्टर, संजय और उसकी बहन, 2 लोग हो गए ना, तो वाज का कोई सेंस नहीं है, वर आना चाहिए यहाँ पर। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है किसकी, एफ्लोरेसेंस की आपको राइट स्पेलिंग बतानी है गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है।
और ऐसी ही स्पेलिंग आती हैं, बिल्कुल आप रट लेना इन स्पेलिंग्स को, जो भी मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल ये आने वाली स्पेलिंग है और आएंगी, इन्हीं में से आएंगी डेफिनेटली। तो बताइए कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन होगा गाइज यहाँ पर, यानी कि EFFLORESCENCE। तो याद रखना डबल एफ आएगा और LORESCENCE, ठीक है, एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट की आपको स्पेलिंग बतानी है यहाँ पर, तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा राइट होगा गाइज। देखिए रेमिनिसेंट, रेमी REMI, रेमी, निस NIS, निस CENT, सेंट, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्या होता है वैसे अच्छा लास्ट वाले का मैंने आपको वो नहीं बताया, मीनिंग नहीं बताया, सॉरी हाँ, मैं इसका मीनिंग भी बताती चलती हूँ आपको। देखिए एफ्लर्स, क्योंकि मीनिंग भी पता होना चाहिए, साथ साथ दोनों चीज़ें होती रहेंगी, वोकैब भी होती रहेगी। तो इसका जो मतलब होता है एफ्लोरेसेंस का होता है द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो मोस्ट डेवलप्ड स्टेज होती है। तो यहाँ मैं आपको आंसर दे दूँ, ठीक है, क्या कौन से पे थे हम, हाँ हमारा जो ये था गाइज, एक सेकेंड, हमारा जो था कौन सा आंसर सही था यहाँ पर एफ्लोरेसेंस का, सी ऑप्शन था ना, हाँ। तो यहाँ जो होता है मोस्ट डेवलप्ड स्टेज, ठीक है गाइज, मैं लिख नहीं पाती हूँ क्लियर, आप सुन लिया करें बस अच्छे से इसको, ठीक है, अच्छे से सुन लिया करें गाइज। चलिए रेमिनिसेंट का हमने बताया था, डी स्पेलिंग सही है। और इसका मतलब क्या होता है रेमिनिसेंट का, इसका मतलब होता है गाइज शोविंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट स्पेशली इन अ वे दैट कोज यू प्लीजर, है ना, ऐसी चीज़ों को याद करना, पास्ट की ऐसी चीज़ों को याद करना जो आपको आनंद देती हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो आपको आनंदित करती हैं, उन्हीं को हम रेमिनिसेंट कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है बिगिनिंग। बिगिनिंग आपको मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, आरंभ होता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी क्या है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा गाइज, BEGINN होता है बस, है ना, ING इंग पता है आपको, बिगिन और DNN कर देना इसको बस, और ING तो कीजिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैं बीच में नहीं कहती हूँ ताकि आपकी जो रिदम है वो पढ़ने में बनी रहे, इसलिए प्लीज़ खुद से ही कर दिया करें, ठीक है गाइस। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।